हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर समझने से पहले हमको दोनों टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस किसे कहते हैं और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा हूँ, गुड्स से डील कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज से डील कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो, मेरा मेन इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बिजनेस बोलूंगा फ्रेंड्स। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट को क्या बोल सकता हूं? सराउंडिंग्स। हम लोग यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस के आसपास जितने भी फैक्टर्स है, जो भी सराउंडिंग्स है, उसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फ्रेंड्स, मीनिंग में क्या आएगा? तो जितने भी फैक्टर्स है, फोर्सेस है, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, जो भी मेरे बिजनेस के आसपास है, मतलब मेरे बिजनेस की सराउंडिंग्स में जितने भी फैक्टर्स, फोर्सेस या इंडिविजुअल्स है, वो सभी की सभी चीजें हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब ये फैक्टर एंड फोर्सेस हो सकता है कि मेरे बिजनेस के बाहर हो, बट फिर भी उसका मेरे बिजनेस के ऊपर क्या आ सकता है? इन्फ्लुएंस आ सकता है, चाहे वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो या फिर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो। So business environment includes all the factors, forces and institutions that lie outside the business but which may affect my business। तो उसको हम लोग बोलेंगे business environment फ्रेंड्स। अब ये हमने मीनिंग समझा है। मीनिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब फीचर्स में फ्रेंड्स सबसे पहला जो हमारा फीचर है, टोटलिटी ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। हम लोग दोनों चीज बोल सकते हैं इसको। जितने भी फैक्टर्स हैं, हम उन सभी फैक्टर्स को मिला देते हैं, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस, तब जाके क्या बनता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। कभी भी कोई एक या दो फैक्टर की वजह से ना बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सभी फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा, इन सभी का एग्रीगेट करते हैं, तब जाके एक पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट होता है फ्रेंड्स। सो सबसे फर्स्ट हमारा जो फीचर हमने देखा है वो है टोटलिटी ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस फ्रेंड्स। अब सेकंड जो फीचर है हमारा, वो है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। अब फ्रेंड, जनरल फोर्स क्या होता है? जनरल फोर्स मतलब ये ऐसी चीज है जो मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगी और मेरे साथ साथ मार्केट में जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उन सभी को इफेक्ट होने वाला है। यानी जनरल फोर्सेस की वजह से मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सभी को इफेक्ट होगा। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सिर्फ मुझे इफेक्ट नहीं होगा, मार्केट में जितने लोग काम कर रहे हैं सभी को इफेक्ट होगा। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल फोर्सेस बोलेंगे। स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्स मतलब क्या? स्पेसिफिक फोर्स मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलरली मुझे ही अफेक्ट कर रहे हैं। यानी कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉइज है, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली किसको इफेक्ट कर रहे हैं? मुझे इफेक्ट कर रहे हैं। अगर सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट आ रहा है तो वो जनरल फोर्स है, स्पेसिफिकली सिर्फ मुझे इफेक्ट आ रहा है तो वो स्पेसिफिक फोर्स है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। अब फ्रेंड्स, जितने भी फीचर्स है, जितने भी फैक्टर्स है, ये सभी फैक्टर्स क्या है? इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। किसी एक फैक्टर में अगर चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्टर में भी चेंज आएगा। चेंज इन वन फैक्टर लीड्स टू चेंज इन अनदर फैक्टर। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं एग्जांपल देता हूं पॉलिटिकल पार्टी का। अगर अभी तक कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी थी और उन्होंने टैक्स का रेट कंट्री में बोला था 25%। अब पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई और पॉलिटिकल पार्टी ने टैक्स का रेट 25 से 30% कर दिया। तो अब हुआ क्या? देखो, पॉलिटिकल फैक्टर में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से लीगल फैक्टर में भी चेंज आ रहा है। सो चेंज इन वन फैक्टर लीड्स टू चेंज इन अनदर फैक्टर। दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड। आज के टाइम में ना हेल्थ केयर से रिलेटेड बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और इस अवेयरनेस की वजह से ना हेल्थ रिलेटेड फूड और जो भी है डाइट और वो सब का है ना अवेयरनेस, उसकी भी बढ़ती जा रही है। मतलब किसी एक फैक्टर में अगर चेंज आएगा ना तो ऑटोमेटिकली दूसरे फैक्टर में भी क्या आने लगेगा? चेंज आने लगेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। अब फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे किसी चीज को समझना बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, उसके फैक्टर्स को समझना हमेशा से डिफिकल्ट है। तो जब भी मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, लेकिन वो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा कैसा रहेगा? कॉम्प्लेक्स रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स डायनेमिक। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है, जो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होता है। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहता बिजनेस एनवायरनमेंट। हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ चेंज आता है फैक्टर के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो सकता है, फैशन हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो कंटिन्यूस बेसिस पे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं।
सो बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंड्स कभी भी स्टैटिक नहीं होता, कभी भी रिजिड नहीं होता, कंटिन्यूस बेसिस पे उसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स अनसर्टनिटी। अब फ्रेंड्स जब हम लोग अनसर्टनिटी की बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टन है, मतलब एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो इतना इजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना। हम लोग अप्रॉक्स बेसिस पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, बट एक्यूरेसी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज होंगे तो हमारा एनवायरमेंट कैसा होगा, अनसर्टन, एग्जैक्ट चेंजेस के बारे में हमको कभी भी पता नहीं चलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स रिलेटिविटी। अब ये रिलेटिविटी क्या होता है? अब फ्रेंड्स देखो, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम है ना, बिजनेस एनवायरमेंट अलग होता है। इंडिया में बिजनेस एनवायरमेंट अलग है, अब्रॉड में बिजनेस एनवायरमेंट अलग है। यहाँ पे बिजनेस करने का तरीका अलग है, अलग चीज़ों की डिमांड है। एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है साड़ीज का। अब फ्रेंड्स जब साड़ीज की बात करते हैं तो इंडिया में साड़ीज की डिमांड है, बट क्या अब्रॉड में इतनी डिमांड होगी उस चीज़ की? नहीं। तो जैसे ही प्लेस चेंज होती है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जगह चेंज होगी तो ऑब्वियस बात है बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स मल्टी डायमेंशनल। बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, मल्टी डायमेंशनल है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये सभी चीजें हमको क्या करनी है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़नी है। बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस आएंगे फ्रेंड्स बिजनेस एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट फ्रेंड्स म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब फ्रेंड्स म्यूचुअल डिपेंडेंस, एक फैक्टर की वजह से दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या आ सकता है, इफेक्ट आ सकता है। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर हमको एग्जांपल दिया है कि अगर इकोनॉमिक फैक्टर में चेंजेस आ रहे हैं तो शायद उसकी वजह से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है फ्रेंड्स, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल डिपेंडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत सारी चीजें हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, अगर कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में, या कोई पर्टिकुलर चेंज आ रहा है कोई भी चीज से रिलेटेड, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब ऐसा पॉसिबल है कि मैं उस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह क्या किया है, वेलकम किया है। लेकिन वही किसी और इंसान ने, मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर ने या बिजनेसमैन ने उसको क्या देखा, एज ए थ्रेट। तो देखो, देखने का तरीका है, नजरिया है। मैं किसी चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, उसको वेलकम करता हूँ, तो कोई उस चीज को थ्रेट की तरह देखता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डाइवर्स है, हर किसी की अपनी ऑब्जर्वेशन है, देखने का तरीका है, तो वो चीज भी हमको हमेशा ध्यान में रखनी होगी फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स नॉन कंट्रोलेबल। अब फ्रेंड्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो नॉन कंट्रोलेबल है। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लूंगा मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में चेंज आएगा, तो क्या ये पॉसिबल होगा कभी भी फ्रेंड्स? इम्पॉसिबल। हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना? तो फ्रेंड्स अगर मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, मुझे मार्केट में सर्वाइव करना है, समझना है स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, ग्रो करना है, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, तो ये सभी चीजों के लिए कंपल्सरीली मुझे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस बात है मार्केट में सर्वाइव करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, समझेंगे पहले। अब फ्रेंड्स एक टर्म है हमारे पास, छोटा सा एक टर्म है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उसके इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं, तो पहले हमको एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ती है। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट हो रही है, मार्केट में कौन से थ्रेट्स है, ये सभी चीज़ों के बारे में पता करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी तो उसको मैं क्या करूंगा, ग्रैब करूंगा। कोई भी अगर थ्रेट है तो थ्रेट को क्या करूंगा, मैं थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूंगा, या फिर थ्रेट को ओवरकम करूंगा। तो मुझे क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता करने के लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स है यहाँ पे, इवेंट्स है, ट्रेंड, इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। तो ये सारे फैक्टर्स है, इनके बारे में भी मुझे क्या होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सो एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो एनवायरमेंट को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। सो जब भी हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको दिया है वो है फर्स्ट मोर एडवांटेज। और फ्रेंड्स फर्स्ट मोर एडवांटेज क्या होता है ये? जब मैं एनवायरमेंट को समझता हूँ
मेरे पास एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, तो मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकता हूँ। एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। हमको यहाँ पर एग्जाम्पल देके रखा है मारुति उद्योग का। जब मैं मारुति उद्योग की बात करता हूँ, तो काफी साल पहले इंडिया में स्मॉल कार्स नहीं थी। कार फॉर स्मॉल फैमिली एंड फ्यूल एफिशिएंट कार। मारुति उद्योग ने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने क्या किया, स्मॉल कार लॉन्च कर दी मारुति 800। उन्होंने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। अब देखो, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया। स्मॉल कार एंड फ्यूल एफिशिएंट कार और सुपर सक्सेसफुल कार। आज भी वो कार कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अर्ली वार्निंग सिग्नल, अगर मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे टाइम टू टाइम सिग्नल मिलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग कंपनी है। अब मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है। जैसे ही मुझे पता चला कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है, मैंने मतलब मारुति उद्योग कंपनी ने क्या किया, उसका प्रोडक्शन, कार का प्रोडक्शन डबल कर दिया या फास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को जल्दी से जल्दी नहीं पहुंचा सकता तो कस्टमर डिविएट हो सकता है। शायद मेरी जगह कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, फास्टेस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करनी है प्रोडक्ट की। मुझे पता चला कि भाई क्या है, वार्निंग है मेरे लिए ये कि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ रहा है। बट कब पता चलेगा, जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट से अवेयर रहूंगा, मुझे पता होगा कि मार्केट में क्या चीजें चल रही है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमको दिया है कस्टमर फोकस। अब फ्रेंड्स, कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मुझे कस्टमर पे फोकस करना है। कस्टमर की नीड्स को समझना है। उनको प्रॉपर जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा प्रोडक्ट मैं क्या करूंगा, उनको प्रोवाइड करूंगा। सो कस्टमर सेंसिटिव बनना है। कस्टमर की नीड्स को अगर मैंने सेटिस्फाई किया तो मेरा बिजनेस डेफिनेटली क्या होगा, सक्सेसफुल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब फ्रेंड्स, जब हम लोग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना, हम लोग जब भी मार्केट में बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस चलाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? ताकि कॉम्पिटिटर के सामने मैं आराम से क्या कर सकूं, सर्वाइव कर सकूं। एक एग्जांपल देता हूं। आईटीसी कंपनी, हम सबको पता है आईटीसी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इंडिया में ना ट्रैवल्स, टूरिज्म बहुत ज्यादा चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, खुद के होटल्स है, ट्रैवल्स है, ये सब का काम स्टार्ट कर दिया एंड सक्सेसफुल रहे। तो अगर मुझे कोई चीज से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है, मैं कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोपिंग अप विद द चेंजेस। बहुत सिंपल है, हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, फैक्टर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। और अगर फैक्टर्स चेंज होंगे कंटिन्यूसली तो मुझे मेरे बिजनेस के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं मेरे बिजनेस के अंदर चेंजेस नहीं करूंगा, मैनेजर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट कब? जब मुझे पता हो कि एक्चुअल में मार्केट में क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पब्लिक इमेज। अब फ्रेंड्स, पब्लिक इमेज, अगर मुझे पब्लिक में खुद की इमेज क्रिएट करनी है, गुडविल बिल्डअप करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा प्रोडक्ट देना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, लोअर प्राइस पे उनको सर्विस प्रोवाइड करूंगा मैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने खुद की इमेज क्रिएट की है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया है। कैसे? तो आप देखो, घर बैठ के भी आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो ऑनलाइन। ये क्या है, सबसे बेस्ट चीज है। कस्टमर को बैंक तक जाने की भी जरूरत नहीं है, घर बैठ के भी वो अपना अकाउंट क्या करवा सकता है, ओपन करवा सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज है ये। तो अगर हमको हमारी इमेज क्रिएट करनी है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना होगा, कस्टमर की नीड्स को समझना होगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स कंटिन्यूअस लर्निंग। अब कंटिन्यूअस लर्निंग फ्रेंड्स, बिजनेसमैन में ना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सीखता है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब मुझे पता है मार्केट में क्या हो रहा है तो मुझे आइडिया आएगा कि किस तरीके से बिजनेस करना है। मैं अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं, स्किल्स बढ़ा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही पढ़ते हैं, इवन बिजनेसमैन भी जब बिजनेस कर रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। रोज कोई नई टेक्निक, कोई नया तरीका काम करने का उनको पता चल जाता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंस कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो मुझे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा।
मतलब मेरे बिजनेस को कोई भी चीज अगर डायरेक्टली इफेक्ट करती है, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है मेरे परफॉर्मेंस पे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? माइक्रो एनवायरनमेंट बोलूंगा। और डायरेक्टली इफेक्ट करता है, इसीलिए उसका दूसरा नाम डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट को टास्क एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों चीजें पॉसिबल है। सो याद रखना फ्रेंड्स, माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, और इसीलिए उसको मैं डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट भी बोल सकता हूं और टास्क एनवायरनमेंट भी बोल सकता हूं फ्रेंड्स। बट माइक्रो एनवायरनमेंट बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले क्या समझना है? इंटरनल फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स, इंटरनल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिसको मैं कुछ एक्सटेंट तक क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं शायद तक। तो वो इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर होता है। इट एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस फर्म। मिशन है, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू, बिलीव्स, इन सभी चीजों को कंट्रोल करना पॉसिबल है फ्रेंड्स। सो ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सी चीजें हैं जो इंटरनल फैक्टर्स है जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट कल्चर में क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू है, बिलीव्स है, एटीट्यूड है। टॉप मैनेजमेंट का जो भी वैल्यू, बिलीफ या एटीट्यूड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो वैल्यू, बिलीफ और एटीट्यूड को फॉलो करेगा ना, वही चीज हम लोग भी, मतलब जो एम्प्लॉयज है मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे, वो लोग भी उसी चीज को फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स, इन्फोसिस कंपनी, उसमें नारायण मूर्ति की जो वैल्यूज है, जो बिलीफ है, जो एटीट्यूड है, बहुत अच्छी है। और वही चीज क्या कर रहे हैं, वो पास ऑन करते जा रहे हैं मिडिल मैनेजमेंट में और लोअर मैनेजमेंट में। तो वो अच्छी चीज है। टॉप मैनेजमेंट का वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड हमारे अंडर में, हम चाहें उस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, वो क्या आता है? वो है कॉर्पोरेट कल्चर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? तो वो है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। मिशन, ऑब्जेक्टिव। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा कुछ ना कुछ मिशन होगा, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा मेरे बिजनेस का। तो मिशन और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में फ्रेंड्स हर कंपनी का खुद का कुछ ना कुछ मिशन होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे हम लोगों को एक एग्जांपल देके रखा है धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी का मिशन क्या था फ्रेंड्स? उनका मिशन था कि रिलायंस को प्राइवेट सेक्टर में सबसे आगे लेके जाए फ्रेंड्स। उसी तरीके से एक और कंपनी है रैनबैक्सी। रैनबैक्सी का मिशन है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि फार्मास्यूटिकल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो उसको सबसे आगे लेके जाए। तो हर कंपनी खुद का मिशन, खुद का ऑब्जेक्टिव बनाती है फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वो चीज मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूं उस तरीके से मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और ऑब्जेक्टिव, दोनों चीजों को क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स? मैं फॉर्मुलेट कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड ऐसा पॉइंट है जो हमारे कंट्रोल में है। कुछ एक्सटेंट तक हम चाहें उस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब आपकी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके से, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, क्या आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली क्वालिफाइड है या नहीं है? से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है, मेरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शायद इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है फ्रेंड्स। किसकी कंपनी का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा? ऑब्वियस बात है, आपकी कंपनी का। यानी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं ना, उन लोगों का परफॉर्मेंस डेफिनेटली क्या होता है? ज्यादा अच्छा होता है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। वो लोग क्या प्रोफेशनलाइजेशन फॉलो करते हैं, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्वालिफाइड है तो ऑब्वियस बात है उनका जो परफॉर्मेंस है ना, वो अच्छा ही होगा। और अगर क्वालिफाइड नहीं है तो उनका परफॉर्मेंस शायद इतना अच्छा नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर की बात की फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में कितनी स्ट्रांग रिलेशनशिप है। कोई अगर कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एम्प्लॉयज को कितना सपोर्ट मिल रहा है, एम्प्लॉयज कितना सपोर्ट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतना ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कंपनी में? पावर स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर्स टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रेंड्स। तो ये चीजों का हमको कंपल्सरली क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ध्यान में रखना चाहिए पावर स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। और फ्रेंड्स कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी,
मैं मार्केट में अगर खुद की इमेज बना के रखता हूँ, एक ब्रांड क्रिएट करके रखा है मैंने, बहुत अच्छी बात है। मुझे अगर कभी भी फाइनेंस रेज करना है, आराम से रेज कर सकता हूँ। मुझे अगर अलायंस करना है, अलायंस में जा सकते हैं। मुझे डीलर्स को चूज करना है ना, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, डीलर को चूज कर सकते हैं, सप्लायर को चूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर मेरी इमेज हो तो। मेरी अगर मार्केट में इमेज नहीं है ना, तो सप्लायर मुझे चूज करेगा। लेकिन अगर मेरी इमेज है ना, तो मैं क्या करूंगा, सप्लायर्स को चूज करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, कंपनी की इमेज, उनकी ब्रांड इक्विटी क्या है मार्केट में, वो। एंड लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट इज ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स यानी बेसिकली किसकी बात की है फ्रेंड्स, स्टाफ। मेरे अंडर में जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी लोग काम करते हैं, उनकी बात करें। उनका मोटिवेशन, उनका कॉम्पिटेंस, उनका मोरल, ये सभी चीजें बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जितना ज्यादा ये लोग मोटिवेटेड होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। एक जन ने ऐसा भी बोला है, एम्प्लॉयज आर दी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर मेरी कंपनी है ना, तो उसमें सबसे अच्छी चीज, सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या है, तो एम्प्लॉयज है। टीसीएस कंपनी फ्रेंड्स, टीसीएस कंपनी में, टाटा कंसल्टेंसी के अंदर एम्प्लॉयज इतने मोटिवेटेड क्यों रहते हैं, क्योंकि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती है फ्रेंड्स। अगर तुम लोग अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखोगे, तो ऑब्वियस बात है, वो कंपनी हमेशा अच्छे से ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से, उनका मोटिवेशन, उनका कॉम्पिटेंस, उनका मोरल, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। हमको उस चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए फ्रेंड्स। सो ये सभी एडवांटेजेस हमने देखे, बेनिफिट्स हमने देखे, किस चीज के, बिजनेस एनवायरनमेंट के फ्रेंड्स। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। हमने अभी तक इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पढ़े थे फ्रेंड्स। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब ऐसी चीज थी जिसको मैं कुछ एक्सटेंट तक क्या कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है फ्रेंड्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करना शायद तक पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। क्या इन सब चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ फ्रेंड्स, कभी भी नॉट पॉसिबल। So external environment are those factors which cannot be controlled by the business firm. हम लोग उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो अब हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमको किसका ध्यान रखना है फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर्स। फ्रेंड्स, स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है इंटरेस्ट होल्डर। मतलब ऐसे लोग जिनको मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है, कस्टमर है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट है, ये सभी लोगों को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है। ये सभी लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इन लोगों को बेसिकली कंट्रोल करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है फ्रेंड्स। ये स्टेक होल्डर्स है। और फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले फ्रेंड्स कस्टमर की बात करते हैं। कस्टमर फ्रेंड्स, कस्टमर कौन है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें, तो कोई भी इंसान जो आपका प्रोडक्ट परचेज करता है, जो आपसे सर्विस अवेल करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कस्टमर। मेरा कस्टमर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल, कोई बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, कोई भी। अगर मेरी पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मेरे लिए तो स्टूडेंट भी कस्टमर है, टीचर भी कस्टमर है, स्टेशनरी शॉप वाला भी कस्टमर है। हर इंसान कस्टमर है हमारे लिए। और कस्टमर्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। किसी भी एक सिंगल कस्टमर पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आप सोच के देखो, अगर किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दिया, तो अब क्या, पूरा बिजनेस रुक जाएगा फ्रेंड्स। क्या हम लोग किसी भी एक कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं फ्रेंड्स, इम्पॉसिबल। कभी भी वो चीज नहीं करनी चाहिए। सो इट इज बेसिकली कंपल्सरी टू मेंटेन रिलेशन विथ सो मेनी कस्टमर्स, एन नंबर ऑफ कस्टमर्स के साथ हमेशा हमको क्या करना चाहिए, रिलेशन मेंटेन करना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, राइवल फर्म्स जो सेम तरीके का बिजनेस कर रहे हैं शायद तक। बट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटर में भी दो तरह के कॉम्पिटिटर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, और एक हम देखेंगे इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स। दो अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, आपका और मेरा बिजनेस एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं सोनी टीवी सेल करता हूं, आप एलजी, सैमसंग, ओनिडा का कोई टीवी सेल करते हो। हमारा बिजनेस किस चीज का है, टीवी सेल करने का। ये क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करता हूं फ्रेंड्स। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स ऐसा कॉम्पिटिशन है जहां पे कॉम्पिटिटर्स का पर्पस शायद तक सेम होगा। पर्पस शायद तक क्या है, सेम है। एग्जांपल देता हूं, एंटरटेनमेंट। मैं शायद कोई कसिनो चला रहा हूं, दूसरा कोई इंसान है वो शायद सिनेमा हाउस चला रहा है। बेसिकली हम दोनों का पर्पस क्या है, एंटरटेनमेंट है। एक जन सिनेमा के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है, एक जन कसिनो के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है।
ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है, बेसिकली पर्पस सेम है बट बिजनेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। बिजनेस इज ऑफ वेरिंग नेचर, सो दैट इज इनडायरेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट फ्रेंड्स हमने क्या पढ़ा, कस्टमर्स। सेकंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉम्पिटिटर, और कॉम्पिटिटर में दो तरह के कॉम्पिटिटर, फर्स्ट इज डायरेक्ट, सेकंड इज इनडायरेक्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सप्लायर एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएट। पहले सप्लायर की बात करते हैं। नॉर्मली सप्लायर कौन होता है? सप्लायर ऐसा इंसान है जो बेसिकली मुझे क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। और सप्लायर में भी हमको क्या ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा सप्लायर से मैं क्या करूंगा, रिलेशन मेंटेन करके रखूंगा फ्रेंड्स। जितने ज्यादा सप्लायर के साथ रिलेशन मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। आज एक चीज सोच के देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक सिंगल सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हूं मैं, अगर उस सप्लायर ने मुझे गुड सेल करना बंद कर दिया तो क्या तकलीफ होगी? इसीलिए एक से ज्यादा सप्लायर से रिलेशन मेंटेन करो कि अगर एक जगह से रुक गया रॉ मटेरियल आना तो दूसरे किसी से रॉ मटेरियल मंगा सकता हूं, मेरा काम चालू रहेगा। सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्लायर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, हमारी कॉस्ट। सप्लायर के ऊपर क्या डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। जितना अच्छा क्वालिटी वो हमको प्रोवाइड करेगा ना, उतनी ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मार्केटिंग इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट की बात की है यहाँ पे, मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मिडलमैन, होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, ये लोग कौन है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट। अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से यानी मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक मुझे लेके जाना है ना, तो उसके लिए मार्केटिंग इंटरमीडिएट बहुत जरूरी है। कभी भी होलसेलर, रिटेलर या एजेंट्स के बिना ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट पास ऑन नहीं होगा। सो होलसेलर रिटेलर्स के साथ भी हमको रिलेशन मेंटेन करना है ताकि स्मूथली हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेके कहां तक लेके जा सकते हैं, कंज्यूमर तक लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। सो अब जो हमने दो पॉइंट देखे हैं वो है सप्लायर एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। आप लोगों को लग रहा होगा शायद के पॉइंट्स कंप्लीट ही नहीं हो रहे, बट अब ये लास्ट स्लाइड है, फाइनेंसर्स एंड पब्लिक। अब फ्रेंड्स फाइनेंसर मतलब बेसिकली ऐसे लोग हैं जो हमको क्या कर रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, ये सब हमको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर इनके साथ रिलेशन मेंटेन करूंगा ना तो अच्छी बात है, मुझे फाइनेंस रेस करने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसी, एटीट्यूड, अब ये सभी चीजें हमको देखनी है। मैं अगर फाइनेंसर हूं तो मेरे एटीट्यूड मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तुम अच्छे से रिलेशन मेंटेन करोगे तो ऑब्वियस बात है मैं तुमको फाइनेंस प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा। एंड लास्ट इज फ्रेंड पब्लिक। अब पब्लिक फ्रेंड, पब्लिक क्या है? मैं बोलता हूं आज के टाइम में सब कुछ पब्लिक ही है। अगर पब्लिक नहीं है तो तुम्हारा बिजनेस भी नहीं है, अगर पब्लिक है तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या होगा, चलेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पब्लिक का है ना दोनों इफेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है फ्रेंड्स, दोनों चीजें पॉसिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं तो पब्लिक के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, मीडिया है, एनजीओ है, एनवायरमेंटलिस्ट है, ये सभी लोकल कम्युनिटी, ये सब लोग दे कैन मेक द बिजनेस, दे कैन ब्रेक द बिजनेस। अगर इन लोगों ने आपके बिजनेस के बारे में अच्छा बोलना शुरू किया तो मार्केट में गुडविल बनेगी, आपकी कंपनी के शेयर के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। दे कैन ब्रेक द बिजनेस, नेगेटिव साइड भी अगर इन्होंने आपके बारे में कुछ बुरा बोलना शुरू किया, अगेंस्ट में चले गए तो भी प्रॉब्लम है, हमारा बिजनेस खत्म भी उतनी ही जल्दी होगा फ्रेंड्स। सो पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स, इनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, सोसाइटी के हिसाब से काम करना आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स देखे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे हैं, अब हमको देखना है मैक्रो एनवायरनमेंट। हमने क्या देखा था फ्रेंड्स पहले, माइक्रो का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो मुझे डायरेक्टली इफेक्ट करती है, तो ये मैक्रो है, ऐसी चीजें जो मुझे इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, ऑपोजिट एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे थे, यहां पे इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट को फ्रेंड्स हम लोग जनरल एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, रिमोट एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट, क्योंकि वो मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, दैट इज नॉट डायरेक्टली, तो इसीलिए उसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट बोलते थे। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट बोल रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैक्रो एनवायरनमेंट की फ्रेंड्स हम लोग जब बात करते हैं तो मैक्रो एनवायरनमेंट हमको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, थ्रेट्स भी है हमारे लिए, दोनों चीजें, अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज थ्रेट्स कंपल्सरी है, ये दोनों चीजों को मुझे फेस करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी आ रही तो अच्छी बात है, उसको ग्रैब करना चाहिए, थ्रेट है तो उसको ओवरकम करना चाहिए, और बहुत सारे बिजनेसमैन तो थ्रेट को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही एक अच्छा बिजनेसमैन है जो थ्रेट को भी किसमें कन्वर्ट कर दे फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे।
अब फ्रेंड्स मैक्रो एनवायरनमेंट की बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमको दिया है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फ्रेंड्स ऐसा एनवायरनमेंट जो किस पे डिपेंड करेगा, वेल्थ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ही सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, जो यहां पे हम लोगों को कंसिडर करना है पूरे पॉइंट में, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। क्या क्या चीजें देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग बोलें तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, हमारे वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं वो है। फिर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेसिकली गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर, उसका क्या रोल है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है फ्रेंड्स। सेकंड हमको दिया है स्ट्रक्चरल एनाटॉमी, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल आउटपुट, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है, ट्रेड कैसे हो रहा है, ये सब किसके अंदर आएगा, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। फ्रेंड्स आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट। बहुत सारी कंपनीज अगर फाइनेंस रेज करती है ना, तो कैपिटल मार्केट की मदद से। कैपिटल मार्केट जितना डेवलप होगा ना, जितना ऑर्गेनाइज होगा ना, उतना सोसाइटी में बिजनेसमैन को इफेक्ट होता है। डेवलप होगा तो अच्छी बात है, बिजनेसमैन को पॉजिटिव इंपैक्ट आता है हमारे ऊपर। यानी हमको अगर फाइनेंस रेस करना है तो हम लोग बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, फाइनेंस रेस कर सकते हैं थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब फ्रेंड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, तो ये सब इकोनॉमिक पॉलिसीज है। उसको भी हम लोग किसके अंदर इंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, वो चीजें भी हमको यहाँ पे कंसिडर करनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडाइसिस, यानी कि जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल वो कितनी है, इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ सेविंग, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंट्री में कितना सेव किया जा रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि सेविंग्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है फ्रेंड्स, कैपिटल फॉर्मेशन। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा फ्रेंड्स, बढ़ेगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, पावर है, ये सभी चीजें किसके अंदर आ जाएगी फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगी फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज मार्केट कंडीशंस। फ्रेंड्स मार्केट कंडीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन की बात की, आज के टाइम में अगर हम लोग देखें ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, कंटिन्यूस बेसिस पे कंपटीशन क्या होते जा रहा है फ्रेंड्स, बढ़ते जा रहा है। सो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो कंपल्सरीली किसके अंदर आएंगे फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स बहुत ईजी है, सेकेंड कंपोनेंट सोशल एनवायरनमेंट, सोशल फैक्टर या फिर कल्चरल फैक्टर्स की बात करनी है यहाँ पे हम लोगों को, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे कि पहले हम लोग बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रेंड, यहाँ पे हम लोगों को देखे रखा है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, एजेड पॉपुलेशन, वो सब चीजें। एज, मेल फीमेल रेशियो, रूरल अर्बन मोबिलिटी, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरीके से है, रिच बिकम्स मोर रिचर, पुअर बिकम्स मोर पुअर, क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इक्वालिटी है, पता होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेजली एक इंसान कितना जीता है, ये सभी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सोशल एटीट्यूड, हमारे यहाँ पे एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, कल्चर्स, लाइफस्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे लोगों के रहने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत बार कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस को देखते हैं। फेस्टिवल आते हैं फ्रेंड्स, दिवाली है तो उस टाइम पे हम लोग है ना बेसिकली क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं, क्लोथ्स की, स्वीट्स की, वो सब चीजों की। सो कस्टम, रिचुअल, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब चीजें बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आती है कहाँ पे फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज। फैमिली स्ट्रक्चर बहुत चेंज होते जा रहे थे, पहले फैमिली स्ट्रक्चर अलग तरीके से होता था, अब अलग हो रहा है। पहले ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में सब बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे वो सिस्टम क्या होते जा रहे हैं फ्रेंड्स, कम होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सोशल कंसर्न रिगार्डिंग पॉल्यूशन, करप्शन, स्टेटस ऑफ वुमेन, माइनॉरिटी एंड रोल ऑफ मीडिया। सोशल कंसर्न, आज के टाइम पे अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमको बताया पॉल्यूशन का, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है इन चीजों का, करप्शन है, वुमेन का क्या स्टेटस है, माइनॉरिटीज का क्या स्टेटस है,
फिर अगर मीडिया है तो मीडिया का क्या रोल है, मैंने पहले भी बोला, मीडिया कैन मेक द बिजनेस, मीडिया कैन ब्रेक द बिजनेस फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड वर्क एथिक्स। एजुकेशन का लेवल फ्रेंड्स चेंज होते जा रहा है, काम करने का तरीका जो है वो चेंज होते जा रहा है। सो बेसिकली हमको वर्क एथिक्स है, राइट्स है, वो सब चीज़ के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इन सभी चीज़ों की वजह से हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आता है फ्रेंड्स। ये सभी फैक्टर्स किसके अंदर आएंगे फ्रेंड्स, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हम लोग डे टू डे में इन सभी चीज़ों से डील करते हैं। टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, कंटिन्यूस बेसिस पे आज के टाइम पे ना टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ अगर हम लोग देखें ना तो चेंजेस आते रहते हैं बिजनेस के अंदर। टेक्नोलॉजी के अंदर प्लांट्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, ये सभी चीज़ों के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है ना वो हमको देखना चाहिए। अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात अगर हम लोग करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। किस पे डिपेंड करता है, तो जैसे कि स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन, कितना स्पिरिट है, कितनी स्पिरिट है इन्वेंशन की या इनोवेशन की। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेंशन करते हैं या इनोवेशन करते हैं फ्रेंड्स। फैसिलिटीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ कंट्रीज खुद बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करोगे उतना टेक्नोलॉजी सब में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आते जाएगा। इंसेंटिव्स एंड कंसेशन अवेलेबल, क्या कुछ इंसेंटिव या कंसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार गवर्नमेंट कंसेशन या इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है एक्चुअल में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लीगल प्रोटेक्शन फॉर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये सब चीज़ों के लिए लीगल प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है आज के टाइम पे। मैं इन सभी चीज़ों को रजिस्टर करवा सकता हूँ अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मैंने किया है तो। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू इंप्रूव दी प्रोडक्टिविटी फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, है ना, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे ही मेरा बिजनेस चलता है। टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मेरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी में चेंज आएगा, क्वालिटी में चेंज आएगा, और जितना इंप्रूवमेंट होगा उतना कस्टमर क्या होते जाएगा, सेटिस्फाइड होते जाएगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम है आज के टाइम में, जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है ना तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग हैं ना उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस डेफिनेटली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फेल हो जाएगा। सो इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एग्जांपल देता हूं मैं। पहले कार्बन पेपर आते थे, अब फोटोकॉपी की बात है, हम सब लोग उसको जेरोक्स बोलते हैं। पहले नॉर्मल ब्रिस्ट वॉच आती थी, आज के टाइम में डिजिटल वॉचेस है, मतलब ट्रेडिशनल वॉचेस निकल गई। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कॉन्सेप्ट था, आज के टाइम में कलर टीवी का कॉन्सेप्ट है। सो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजिकल चेंज कंटिन्यूसली आएगा और हमको हमारे बिजनेस में भी वो चेंजेस करने ही पड़ेंगे, उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है हम लोगों को वो देखना है। पब्लिक अफेयर्स की बात करनी है, बिजनेस पे किस तरीके से पॉलिटिक्स का इफेक्ट आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे संविधान की बात की किस तरीके से उसको फ्रेम किया गया है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे कि नेचर एंड आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है हमको पता होना चाहिए, उसकी वजह से मेरे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आता है फ्रेंड्स। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेशन है वो भी देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड स्टेबिलिटी फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग को पता है गवर्नमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक गवर्नमेंट आ गई तो वो 5 साल तक के लिए पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। स्टेबिलिटी है ना, तो बिजनेस में भी स्टेबिलिटी होगी। गवर्नमेंट में या पॉलिटिकल पार्टी में ही अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियस बात है मेरे बिजनेस के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स डिग्री ऑफ पॉलिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस इश्यूज। अब यहाँ पे इकोनॉमिक और बिजनेस इश्यूज की बात की है फ्रेंड्स। पॉलिटिकल पार्टी की वजह से डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को इफेक्ट आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे इफेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसमें पार्टी सिस्टम, इलेक्शन, उनकी फंडिंग, जैसे अगर कभी भी इलेक्शन आता है ना तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा वो पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से काम करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस पॉलिसी फ्रेंड्स, हमारे वहां पे किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम किया गया है, एक्ट बनाया गया उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। डिफेंस पॉलिसी किस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाई है वो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स रिलेशन ऑफ द कंट्री विद द अदर कंट्री, हमारा दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से रिलेशन है, वो सभी चीजें भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। अगर वॉर लाइक सिचुएशन है किसी कंट्री के साथ
तो ऐसा पॉसिबल है, इट माइट बी पॉसिबल कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि उस कंट्री के साथ हमको डील नहीं करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर सकते। सो हमारी कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में क्या रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, लास्ट इज लीगल एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड बातें की है कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। यू मस्ट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। कौन से कंपोनेंट्स है उसके लीगल एनवायरनमेंट के फ्रेंड्स? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है, जो ड्यूटीज है, मुझे उसको कंपल्सरीली फॉलो करना है, और फॉलो करूंगा तो ही अपने आप मार्केट में सर्वाइव कर पाऊंगा मैं। नेक्स्ट, लॉस कंसर्निंग प्रमोशन, ऑपरेशन एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑपरेट करना है, एक्सपांड करना है, क्या फॉलो करना पड़ेगा? लॉ को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ लॉ। मार्केट में अगर कोई लॉ आ रहा है ना फ्रेंड्स, तो हमको उन लॉ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस रूल को। से फॉर एग्जांपल जीएसटी आया जब, तो हमको उस जीएसटी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर कोई लॉ में चेंज आ रहा है तो हमको हमारे बिजनेस में भी अकॉर्डिंगली क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोर्ट का कोई जजमेंट है, तो उसको भी हम लोग कंपल्सरीली क्या करेंगे फ्रेंड्स? फॉलो करेंगे। सो ये हमने जितने भी कंपोनेंट्स देखे, ये मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स थे। लास्ट हमने जो टॉपिक देखा है वो है लीगल एनवायरनमेंट। अब फ्रेंड्स दूसरा एक टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार पढ़ा भी होगा सब लोगों ने, वो है स्वॉट एनालिसिस फ्रेंड्स। व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? सबसे पहले तो हमको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब ये चार अलग अलग चीजें हैं जिसको हम लोगों को क्या करना है? कंसीडर करना है फ्रेंड्स। अब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चार चीजों की बात की है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है? इनहेरिएंट कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर पहले से वो कैपेबिलिटी है, और इस वजह से मैं कॉम्पिटिटर के सामने एडवांटेजेस पॉइंट पे हूं, उसको स्ट्रेंथ बोलूंगा, इनहेरिएंट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीकनेस, इनहेरिएंट लिमिटेशन। ये फ्रेंड्स मेरे लिए क्या है? डिसएडवांटेज है, मेरे अंदर पहले से ये डिसएडवांटेज है, ये लिमिटेशन है, उसको मैं क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? वीकनेस। याद रखना है फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर ऑलवेज इंटरनल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरी कंपनी के अंदर है, स्ट्रेंथ भी मेरी कंपनी के अंदर है, वीकनेस भी मेरी कंपनी के अंदर है। सो पहले हमने पढ़ा स्ट्रेंथ, इनहेरिएंट कैपेबिलिटी, बाद में हमने पढ़ा वीकनेस, दैट इज इनहेरिएंट लिमिटेशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है फ्रेंड्स? फेवरेबल कंडीशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है बट मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है, अच्छी चीज है, मैं उसको ग्रैब कर सकता हूं अगर अपॉर्चुनिटी है तो। जबकि अगर हम लोग थ्रेट की बात करते हैं फ्रेंड्स, थ्रेट क्या है फ्रेंड्स? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन फ्रेंड्स अच्छी चीज नहीं है, खतरा है ये मेरे लिए, और मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस थ्रेट को किस चीज में कन्वर्ट करूं, तो मैं उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूं, या फिर उस थ्रेट को ओवरकम करूं। और इसीलिए फ्रेंड्स हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल दिखा था, तो एक अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या है फ्रेंड्स? एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। सो ये हमारा टॉपिक जो है वो स्वॉट एनालिसिस का है। हर बिजनेस को कंटिन्यूस बेसिस पे क्या करना चाहिए? स्वॉट एनालिसिस, मतलब उसको उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चारों चीजों के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता है तो मैं बहुत आराम से क्या कर सकता हूँ? मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो सभी कवर किए हैं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सभी को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, उसका बेस क्या होगा? बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है तो ही हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को समझ पाएंगे फ्रेंड्स। सो आज का ये टॉपिक चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू।